मैक्सिमम टाइम हम लोग ये द्रवरूप जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। द्रवरूप जीवाश्म ईंधन यानी क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से क्या निकलता है? जेट फ्यूल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, नाफ्ता निकलता है, एलपीजी निकलती है ना, ये पूरा जो है ये इससे निकलता है, और हम लोग बार बार उसके ऊपर काम करते हैं। द्रवरूप वायुरूप जीवाश्म ईंधन वो क्या है? नेचुरल गैस है। जो सीएनजी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जीवाश्म ही है, वो भी अपने अपने तरीके से इस गर्मी को बढ़ा रही है। और घनरूप जीवाश्म ईंधन अगर कुछ है तो वो है कोयला। और इन सभी जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा खराब, यानी पूरी दुनिया जिसको बोलती है कि सबसे खराब जीवाश्म ईंधन कुछ है तो वो है कोयला, जिससे सबसे ज्यादा ये प्रदूषण, सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये दे रहा है। यानी आज अगर एक कोई राक्षस है, यानी हमने हमेशा वो कहानियां सुनी है ना कि कैसे कोई राक्षस तैयार होता है, जो राक्षस पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए आता है, और फिर प्रभु श्री राम आते हैं या माँ आती है दुर्गा बन के। दोस्तों एक्चुअली ऐसा राक्षस आज हमारे सामने है। एक्चुअली वो राक्षस की जो राक्षस पूरी दुनिया को जला रहा है, तबाह कर रहा है पूरी, जिसके बारे में ज्यादा हम लोग शायद सुनते नहीं अखबारों में, हमको पता नहीं, लेकिन जो लोग जिन्होंने इसके बारे में समझा वो इसके खिलाफ हो जाते हैं और आंदोलन करना शुरू होते। सिर्फ खिलाफ नहीं करके बात नहीं करते तो आंदोलन करते। इतना बड़ा राक्षस इतनी बड़ी तबाही ये कर रहा है हमारे सामने। अगर सच में जो सबसे बड़ा राक्षस जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, और जब भी हम लोग ये बर्बादी की भाषा करते हैं ना, हम लोग सिर्फ लोग कितने मरे उसकी बात करते हैं, लेकिन दोस्तों शायद आपको पता नहीं कितना नुकसान ये राक्षस कर रहा है। और इस राक्षस का नाम है कोयला। हर जगह से कर रहा है। यानी कोयला ये कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने वाला सबसे बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे नॉर्मली भी तैयार होता है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया में भी तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपने हमेशा याद अगर रखा होगा तो प्रकृति ने ऐसी बनाई है हर चीज कि हर चीज का एक साइकिल है, चक्र है। जितना नाइट्रोजन बनेगा उतना एब्सॉर्ब होगा। नाइट्रोजन का चक्र हमने देखा, पानी का चक्र देखा, कार्बन का चक्र देखा, हर चीज का चक्र है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस चक्र के बहुत आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड इतना तैयार कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, और उसका एक ही सोर्स है और वो है ये कोयला। ये अभी आपने देखा ना कि अलग अलग तरह के ईंधन, हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, धुएं की बात करते हैं। दोस्तों ये सभी तरह के फ्यूल एक तरफ, ये पूरे ईंधन मिलके जितना कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अपना ये कोयला तैयार कर रहा है। सोचिए, यानी गाड़ियों के ऊपर हम लोग कितना सोचते हैं, कितना अखबार में आता है, न्यूज में पढ़ते हैं, कौन इसके बारे में बताता है, बात करता है, मुझे बताइए। ये इतना खतरनाक है, कोयला इतना खतरनाक है, 40 से 50% पूरा जो आज कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पूरा जो एमिशन हो रहा है, उससे 40 से 50% कोयले से आता है। पूरी दुनिया में इस कोयले के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया खिलाफ है कोयले के। और मैं आपको बोलता हूं कि आप भी अगर भी थोड़ा सा कोयले के बारे में आप सभी लोग पढ़ने के लिए चालू कीजिए, देखिए कि किस तरह से कोयला का निर्माण होता है, क्या क्या करता है कोयला, फिर आप भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि ये कोयला, ये राक्षस एक्चुअली पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, मार रहा है, एक्चुअल सेंस में मार रहा है। यानी अभी तक ऐसा होता था कि ऐसे रिपोर्ट थे कि पूरी दुनिया में 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग साल के मरते हैं इस फॉसिल फ्यूल की वजह से। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है पिछले साल आई हुई, वो ये कहती है कि 5 में से 1, यानी जितने भी मृत्यु होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अलग अलग कारण, नैसर्गिक अनैसर्गिक सभी तरह के कारण, उसमें से 1 मृत्यु हो रही है इस फॉसिल फ्यूल की वजह से। आपको लगेगा कि लंग का कैंसर होकर वो मर गया, या 5 साल का भीतर का जो बच्चा है वो किसी कारण गए, ये सभी तात्कालिक कारण होते हैं। इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ है इस राक्षस का, इस फॉसिल फ्यूल का। और कोयला, ये हम लोग हमेशा जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, जहां भी देखो जीवाश्म ईंधन की बात होती है, लेकिन उसकी डिटेलिंग की ज्यादा बात नहीं होती दोस्तों। अभी इसमें आपको बताऊं मैं कि कोयला एक तरफ है, यानी सभी ईंधन एक तरफ और कोयला एक तरफ है। आप सिर्फ कोयले के बारे में सोचोगे तो तबाही चालू होती। आपने अगर सोचा कि मैं कोयले के साथ मिलकर हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब से तबाही चालू होती। कैसे?
आप सोचो कि मुझे कोयला भी निकालना है, और दो तरह की चीजें हैं। मैं बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। आने वाले दिनों में आप लोगों को कि ये सब चीजों को बदलने वाले, तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन आज संक्षिप्त में बता रहा हूं कि कोयला ओपन सरफेस से बहुत ज्यादा निकाला जाता है। ओपन सरफेस यानी क्या? पूरा जंगल बिंगल तोड़ के सब कुछ करके ओपनली, फिर जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में वैसे। और दूसरा ऐसा अंडरग्राउंड भी होता है यूरोप में, बाकी की जगह पे, लेकिन वो कम होता है। लेकिन ये दोनों में जैसे भी आपने उसको हाथ लगाया, और आपका ये बर्बादी, आपका मृत्यु का तांडव चालू होता है। डिटेल में देखेंगे हम लोग, आज नहीं, लेकिन डिटेल में देखेंगे किस तरह से कितने सारे लोग मरते हैं। जब आप कोयला निकालते ना, आप सिर्फ कोयला नहीं निकालते, पूरी बर्बादी उससे निकालते हो। दोस्तों, ये कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, पूरी दुनिया में इतना कोयला लगता है, इतने बड़े ट्रांसपोर्टेशन। आपने सभी ने कभी तो कभी जिंदगी में वो कोयले की भरी हुई ट्रेन देखी होगी। कभी कभी वो उससे एक ट्रेन में 50, 60, 70 इतने बोगीज होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं कोयले से। मैक्सिमम टाइम में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रात की इसमें होता है, ताकि ज्यादा समझे ना। लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, ये ओपन उसमें रह के कितना ज्यादा बर्बादी करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। चाहे वो इस ट्रेन से हो, चाहे वो समुद्र के जहाज से हो, किसी से भी। और जब कोयले का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल थर्मल प्लांट से तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां इस कोयले का इस्तेमाल होता है। और जब वो इस्तेमाल होता है, तब उसकी प्रोसेस में ही, जब उसको उपयोग करे, तो उसके प्रोसेस में ही वो कई सारी चीजें करता है। क्या होता है, ऐश वगैरह, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, जहां जहां आप कोयलों को हाथ लगाते हैं, वहां वो शुरू होता है। और ऑफ कोर्स, एक बार आपने कोयले को जलाया, तो जो गर्म वायु तैयार होते हैं, वो तो आपने देखे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप देखो, एक एकदम कॉमन सेंस है कि अगर जमीन में से ये करोड़ों सालों की, लाखों सालों की प्रक्रिया है कि जिससे वो कोयला बना है, बायोमास से कोयला बना है, लेकिन उसके साथ कई सारी चीजें होती है ना अंदर। उसको आप निकाल रहे हो जमीन से और उसको जला रहे हो जब, तो दोस्तों कितने क्या क्या होगा उसमें, बताइए आप। उसमें सल्फर होगा, इसमें मर्क्यूरी होगी, उसमें कई सारे ऐसे मेटल्स हो गए जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपने देखा हुआ कि टायर को जलते हुए सामने, कभी आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है उसको जलते हुए, जो वायर के ऊपर का रबर भी जलता है और अंदर का वो मेटल भी जलता है। सोचिए, बहुत बड़े पैमाने में अगर ये जल रहा है हर जगह, क्या होता होगा। लेकिन ये बर्बादी है, और ये सब जानते हैं। जो भी लोग इसमें काम करते हैं, जो लोग इसको समझते, सब जानते हैं कि कैसे पूरी दुनिया खा रहा है ये कोयला। लेकिन आज मैं आपको एक भयानक वास्तव आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो क्या है, तो वो ये है कि पिछले साल हमने इस कोयले के ऊपर जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत केंद्र है, उसको बढ़ाया है। ज्यादा प्लांट्स आ रहे हैं जो अभी कोयले को इस्तेमाल करेंगे। इस साल में अलोन हम लोगों ने 176 गीगावाट इतने क्षमता के प्लांट्स कोयले के ऊपर सिर्फ लगाए। अगर आपको लगता होगा कि रिन्यूएबल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, इतना धंधा हो रहा है, उतना सब कुछ हो रहा है, ये एक तरफ। आप इसको देखिए, ये इतना बड़ा है, स्केल इतना बड़ा है, और कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कुछ महीने पहले कोयला कम पड़ रहा था, तो आपको पता है कि पूरा भारत में कैसे हुआ था। पूरे भारत में बिजली का संकट आया था, सिर्फ कोयले के सप्लाई कम हुआ था इस कोरोना। जब लोग नहीं गए थे, जब मजदूर वगैरह लगते हैं वो नहीं थे, तो कोयले के जैसी सप्लाई कम हुई, तो पूरा बिजली का संकट हमारे देश पे भी था। तो कोई कुछ भी करे, लेकिन आज इस राक्षस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 176 गीगावाट, 1 गीगावाट यानी 1000 मिलियन वाट, मेगावाट सॉरी। और इसका कारण यह है कि आज भी पूरी दुनिया जो बिजली के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो वो है कोयला। किसी भी देश में अगर आप जाओगे, तो कम से कम 50-60 से लेके 80-85% तक आज जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है बिजली की निर्मित के लिए। तो अगर 60% अगर आप बोलते हैं कि बिजली बन रही है जीवाश्म ईंधन की वजह से, तब 40% कोयला होगा।
आप अगर कह रहे हैं कि 80% जीवाश्म ईंधन लगता है तो उसमें 70% कोयला होगा। आज ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया में है और इस परिस्थिति में सब है, यानी अमेरिका, चाइना से लेके यूरोप से लेके हर देश इसमें है। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की परिस्थिति तो बहुत ही गंभीर है। हमारे देश में 75% जो बिजली है वो जीवाश्म ईंधन से बन रही है और इस जीवाश्म ईंधन में, इस फॉसिल फ्यूल में सिर्फ है कोयला। ऑलमोस्ट सभी जो हमारे थर्मल प्लांट्स, वो सभी कोयले के ऊपर है। सिर्फ थोड़े से प्लांट है जो नेचुरल गैस के ऊपर है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट सब कुछ बिजली जो हमारे देश में बन रही है वो कोयले से बन रही है। इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला, दूसरे नंबर पे है हम लोग। 10% कोयला दुनिया का जो इस्तेमाल होता है वो भारत में इस्तेमाल होता है। अगर पूरी दुनिया में ये एंटी कोल है, पूरी दुनिया में आंदोलन है। हमारे देश में कभी सिर्फ उसके लिए मुझे सेपरेट एक सेशन लेना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे देश में कितने सारे आंदोलन चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर। आसाम में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हर जगह मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से लोग जो जानते हैं, जो समझते, जो इनको, जिनके सामने सब कुछ हो रहा है। हमको तो 1 घंटा भी अगर बिजली गई तो हम लोग को लगता है बाप रे क्या होगा अभी। दिन में भी बिजली गई तो भी हम लोग सहन नहीं कर सकते आज ऐसी परिस्थिति। और तो एक जगह ऐसी परिस्थिति तो हम लोग बस कुछ देखते नहीं, लेकिन जिसकी वजह से आज बिजली बन रही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा संकट सबके सामने है। और ये कोल अगर आप देखोगे तो ये 2018 की फिगर है, क्योंकि 2021 के ऐसा चार्ट मुझे मिला नहीं। 2018 में हमने, भारत ने 36,000 मेगावाट से भी ज्यादा ऐसे प्लांट सिर्फ कोयले के ऊपर लगा। चाइना तो बहुत आगे है, हमसे 3-4 गुना है, जो इतना ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो सभी है, जापान से लेके सभी देश इसमें है जिनको जरूरत है आज इलेक्ट्रिसिटी की। और कोई 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 दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, अगर कोई कहे कि न्यूक्लियर इज द बेस्ट क्लीन एनर्जी वगैरह, न्यूक्लियर 1 सेकंड में सब कुछ तबाह कर सकता है, हमको सबको पता है। इसलिए न्यूक्लियर को आज कोई हाथ नहीं लगाता और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सब लोग, सब दुनिया चाहती है कि कोयला नहीं चाहिए, हम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन ही नहीं इसके सामने। भारत की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% हमारे जो प्लांट है, जो नए अभी आ रहे हैं, वो ऐसी जगह पे आ रहे हैं कि जहां पानी की ऑलरेडी कमी है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में कि कोयले के जो प्लांट होते हैं वहां पानी लगता है बहुत, तो वहां ऑलरेडी पानी लगता है और आप ऐसी जगह पे हम लोग उसको अभी खड़ा कर रहे हैं कि जहां ऑलरेडी लोगों के लिए पानी कमी, खेती के लिए पानी कम। और सबसे अभी अस्वस्थ करने वाली चीज ऐसी है कि ये जो प्लांट लग रहे हैं उसमें से एक प्रमुख महाराष्ट्र भी है कि जिसमें प्लांट्स आ रहे हैं। और ये प्लांट्स कहां आ रहे हैं मैं आपको बोलता हूं। ये प्लांट्स उस प्रदेश में आ रहे हैं जहां किसानों की मैक्सिमम आत्महत्या हो रही, सुसाइड्स हो रहे हैं। यानी एक तरफ किसान वहां सुसाइड कर रहे हैं और वहां हम लोग ये ऐसे प्लांट, कोयले के प्लांट ला रहे हैं। तो ये रहा प्रॉब्लम, ये रहा दुनिया का प्रॉब्लम, देश का प्रॉब्लम, हमारे राज्यों का प्रॉब्लम हमने देखा। लेकिन इस प्रॉब्लम को क्या आप देख रहे हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। आज पूरी दुनिया अगर जल रही है और कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही इसमें, मैं आपको बोलता हूं कोई भी कंपनी, एक सिंगल कंपनी सोच नहीं रही जो हम लोग सोच रहे हैं। कोई भी दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की कोई कंपनी, कोई संगठन वो नहीं कर सकता जो हम लोग कर सकते हैं। लाखों हजारों संगठन आपको देखेंगे जो बैन कोल, एंटी कोल, कोयले के खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं और वो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वो सब करके वो कुछ नहीं कर सकते जितना एमसीएल कर सकता है। दोस्तों वो तो सिर्फ आंदोलन करते हैं, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी जगह क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। किस तरह से ये बढ़ रहा है, कोयला बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर हम इसको एक नजरिए से देखेंगे, अलग नजरिए से, तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। बिजनेस तो है, कंपलसरी बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कितने बड़ा पुण्य का काम है। ये जो जिस जगह पे आज जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विदर्भ की बात लीजिए, अगर प्रोजेक्ट आने दीजिए ना, वहां हमारे किसान अगर आज वो आत्महत्या कर रहे हैं, वही बहुत बड़े पैमाने में अगर कोयला तैयार करें और वही दे, तो कितने बड़े संकट, कितनी बड़ी बुराई का अंत हम लोग मिलकर कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि
बहुत जल्दी हम लोग इसको लगा सकते हैं और पूरी दुनिया की इसको जरूरत है। देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज पूरी दुनिया ने साइन किया है वो पेरिस एग्रीमेंट, और रास्ता नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट जब साइन किया ना, लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो आज एमिशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोयले से हो रहा है। आप पेट्रोल की गाड़ी निकाल के उसमें ईवी डाल रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। यानी दवाई इतनी बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिलके हम सभी लोग एमसीएल में जितने भी एंटरप्रेनर हैं, आप सोचेंगे कि अगर हमने इसके ऊपर काम किया और बहुत जल्दी काम किया, क्योंकि जितना आप फास्ट हो सकते हैं उतना हम लोग फास्ट कर सकते हैं इसमें, तो कितने सारे रावण, कितनी सारी बुराई का अंत हम लोग इसमें कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत जल्दी आइए और बहुत जल्दी इसको करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि एक साथ 10 नहीं कई सारे चेहरे वाले सी बुराई का अंत इससे होगा, इस प्रोजेक्ट से होगा। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके तहसील में इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को चालू कीजिए। अगर आप अभी ज्वाइन हुए 1 हफ्ते पहले तो भी इसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी और 1 साल 1.5 साल वाले तो कंपलसरी कीजिए दोस्तों। कुछ भी करके आपके सभी के प्रोजेक्ट इस मार्च में लगने चाहिए। और कोई भी जितने भी लोग पहले थे अभी नए आए, सभी के प्रोजेक्ट में मार्च में लगने चाहिए, ऐसा फोकस कीजिए। और अगर ये करना होगा तो कंपलसरी हमें प्लांटेशन, यानी अगर मार्च में सबके प्रोजेक्ट चालू करने हैं, मार्च में वो प्रोडक्ट यानी कोयला तैयार करके अगर दुनिया में बेचना है, तो कंपलसरी हमें दिसंबर में ये खेती चालू करनी होगी। अभी जो हंगाम दशहरा के साथ, विजयादशमी के साथ शुरू हुआ है, उसमें हमें हमारे इस नेपियर घास की खेती शुरू करनी होगी, मैक्सिमम दिसंबर तक करनी होगी। और किसानों को हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही बोल दो। ऐसे कैसे बोलेंगे बताइए? यानी कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट लोकेशन भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ किसानों को बोल दो कि चलो चालू करो, ऐसे कैसे करेंगे आप? यानी मैं जब बोलता हूं कि दिसंबर तक हमें ये करना है, तो आपके पास अभी 2 ही महीने हैं कि 2 महीने में इसके लिए जो जो काम है वो करने हैं आपको। तब जाके जब किसान ये माल लगाएंगे, किसान जब मार्च में ये सब खेती तैयार करके आपके पास रॉ मटेरियल लाएंगे, तब आप तैयार होंगे फैक्ट्री के साथ। तो कितने भी पुराने आप हो, कितने भी नए आप हो, अभी कुछ मत सोचो। अभी सिर्फ सोचो कि इस 2 महीने में मुझे ये काम करना है। 2 महीने में मुझे ये प्लांटेशन शुरुआत करने से पहले मुझे प्रोजेक्ट का पूरा फाइनल करना है, एग्रीमेंट का फाइनल करना है। उसके पहले जो काम है, उसके जो कुछ कर रहे हैं हमें प्रीलिमिनरी, बस वो पूरे करने हैं। वो फैक्ट्री का पूरा तैयार करके, सेटअप तैयार करके, फिर किसानों को बोलना है कि देखो अभी लगाओ जल्दी, हम लोग यहाँ तैयार है खरीदने के लिए। हो सकता है कि वहां से प्लांट एंड मशीनरी को आने के लिए 1 महीना लगे, तो ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी शायद आपकी जनवरी एंड तक लगेगी, लेकिन मार्च में जब किसान अपनी फसल लेके तैयार हो जाएंगे, तब आप तैयार रहेंगे अपने फैक्ट्री के साथ। और ये जब काम करेंगे तभी जाके हम लोग इस दुनिया का प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे और अपने देश में भी बहुत बड़ी एक क्रांति ला सकते हैं दोस्तों। वाला है, शायद हो सकता है कि आगे के प्रोग्राम उनकी जगह पे हो, तो कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनके प्रोजेक्ट अभी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन बाकी के भी लोगों को मैं बोलता हूं कि आप जल्द से जल्द लोकेशन फाइनलाइज कीजिए। कुछ भी हो, अब मुझे पता है कि तहसील में, हर जगह तहसील में वैसी परिस्थिति नहीं। जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंपलसरी है, एनी कंपलसरी, क्योंकि अगर आप अच्छा भी करने के लिए जाओगे तो वहां सामने वालों को पता नहीं होता कभी कभी कि तो आप क्या कर रहे हैं। कुछ दुश्मन आपके हो सकते हैं, वो बोल सकता है कि एने नहीं है, तो एने की लैंड हो। जो बेसिक 2-4 चीजें जो मैं आपको बोलता हूँ वो कंपलसरी कीजिए। क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या कर सकता हूं मेरी तहसील में, हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं इसको। ये जिम्मेदारी है आपकी मेरी कि जल्द से जल्द इस चीज को शुरू करते हैं। और कंपलसरी 250 प्रोजेक्ट अभी इस मार्च में चालू, यानी वो माल तैयार कर रहे और बेच रहे, ऐसी सिचुएशन चाहिए। इनफैक्ट 250 भी कुछ नहीं, आज 800 कंपनी हमारे पास है ना। आप 800 का 800 कोशिश कीजिए, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा जो संकट है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें अगर 800 प्रोजेक्ट भी हम लोग लगाए तो कुछ भी नहीं ज्यादा करेंगे। इतना बड़ा
इतना बड़ा मार्केट है, आप सोच नहीं सकते कि इतने लोग रेडी है बाहर इसको खरीदने के लिए। ऑफकोर्स उनको प्रोडक्ट वो चाहिए जो हम लोग तैयार करने वाले, एमकोल चाहिए उनको, एमकोल ब्रांड। कोई भी बायोमास लिया और उसको कॉम्पैक्ट करके दिया, वो नहीं चाहिए उनको। दोस्तों, आज इतनी जरूरत पूरी दुनिया को है। अगर ग्लोबल मार्केट आप देखोगे, देखो हमें जो भी कुछ काम करना है, यानी आपके छोटे से गांव में कोई भी हैंडीक्राफ्ट भी अगर तैयार हो रहा है ना, तो हम वहां जाके मुझे हम मिलके अमेरिका में बेचना है, यूरोप में बेचना है, दुनिया में बेचना है। तो जो भी काम करेंगे ना, इनफैक्ट एमसीएनजी भी हमने जो सोचा है, हर प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में जो ये बात भी तो हो गई, विजन मिशन हमारी जो सोच है, मकसद है, सब अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट वो है जो एक्चुअल उनके काम आएगा, ग्राहकों के, जिसको वजह से ग्राहक बार बार उसको लेंगे। हमें अपने अच्छे प्रोडक्ट के साथ इतना एस्टेब्लिश करना है कि लोगों को लगे कि अगर एमसीएल से माल लिया ना तो बस चिंता नहीं। ग्लोबल मार्केट में तो इसकी बहुत जरूरत होती है। आपको ग्लोबल मार्केट में जब हमें सबको मिलके जाना है, तो वो प्रोडक्ट, उसके स्पेसिफिकेशन और उसका अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग काम करें। और मैं आपको बोलता हूं कि पूरा समुद्र, यानी एक जगह से ये संकट जो है दुनिया का, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, 1%, दुनिया का 1% भी अगर माल तैयार करना है ना, कोयले का, कोयला बहुत खतरनाक, मैं आपको बोलता हूं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कोयला कितना, जब मैं आपको अभी समझा रहा हूं ना, सभी दुनिया जानती। आपसे माल लेके जाओ तो लोग खड़े 1% भी माल बेचना है तो भारत के सभी तहसीलों में 5500 तहसील में 2 प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। यानी 250 प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 250 तहसील की, या जो भी अभी 800 हो रहा है। हमारे 5500 तहसीलों में, हर तहसील में 2 प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके 1% दुनिया को बेचेंगे हम लोग। अगर 10% की बात कर रहे हैं हम लोग, 10% क्यों? क्योंकि हमें खुद घर में लगता है 10%, तो घर में जितना लगता है उतना भी अगर हमें बनाना है, तो पूरे तहसील, हर तहसील में, और पूरे भारत में, पूरे भारत के तहसीलों में की बात कर रहा हूं, 5500 तहसील की बात कर रहा हूं मैं। तब 20 प्लांट लगाएंगे, तब जाके हम लोग 10% बनाएंगे भारत के लिए, दुनिया के लिए। और जो दुनिया के लिए हमने लक्ष्य रखा है 20% का, तो उसके लिए तो 40 प्लांट लगाने पड़ेंगे। आपको लगता होगा आप अरे ये कहां से हमने शुरू किया था, बायो सीएनजी तैयार करनी है, और ये कोयला भी हो रहा है, क्या ये कोयला का भी बायो सीएनजी निकल जाएगा, कोयला का ही काम हमें करना है? तो बिल्कुल ऐसा हम सोच ही नहीं सकते। कैसे सोच सकते हैं आप? हमारे जो 3 सेक्टर है उनकी जड़ है बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट। ईंधन जब तैयार करके बेचना है, सभी पेट्रोल, डीजल, सभी कुकिंग गैस से लेकर सब कुछ रिप्लेस करना है हमारे तहसील में, तो उसके लिए चाहिए ना वो प्रोजेक्ट, मीथेन तैयार करना पड़ेगा, सीएनजी तैयार करनी पड़ेगी, उस गैस से बिजली बनेगी। हर तरह का ईंधन जो आज की तारीख में तहसील में लगता है, वो उससे बनेगा, कोयले से नहीं। तो वो कंपलसरी है, कंपलसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यानी हम तो ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशन की बात कर रहे हैं। कितनी भी खराब जमीन हो, ऐसे बोलते ना कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसमें खून ही नहीं है, तो जमीन के लिए, मिट्टी के लिए होता है वो कार्बन। अगर उसमें कार्बन ही नहीं तो कुछ नहीं है, उस जमीन में कुछ ताकत ही नहीं है, ऐसा समझिए आप। तो ऐसे जमीन में अगर 25-30% जिसमें कार्बन हो, ऐसी चीज हम डालेंगे तो उस मिट्टी को उपजाऊ करेंगे, 100% ऑर्गेनिक करेंगे। उससे फिर चालू होगा वो अध्याय, वो कहानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, उसको पूरी दुनिया में बेचने की। इससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग मिथेनॉल बनाएंगे, और मिथेनॉल से फिर वो सब चीजें बनेगी जो आज प्लास्टिक, रबर या इस पेट्रोकेमिकल से बनती है। तो बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है कि जो हमें अपने हर तहसील में 3000 करोड़ का माल तैयार करने में मदद करेंगे, जिनकी वजह से 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार होगा। वो बेसिक प्रोजेक्ट है। और उसके साथ ही ये प्रोजेक्ट अभी चालू करेंगे कोल के साथ, क्योंकि बहुत फास्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत फास्ट दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के लिए, दुनिया बचाने के लिए काम कर रहा है, ऐसे हम लोग आगे आ सकते हैं। बहुत फास्ट किसानों को अच्छे इनकम, अच्छा पैसा हम लोग कमा के दे सकते हैं। देखिए, हर ग्राम पंचायत की बात करें ना, हमारा पोटेंशियल इतना है, हर ग्राम पंचायत में अगर हम देखेंगे तो
हर ग्राम पंचायत में आज सीएनजी का और कोल का प्रोजेक्ट लग सकता है। इतना कुछ कुदरत ने दिया है, इतनी जमीन हमारे पास है, इतना पानी और इतना सब कुछ हमारे पास है। दोस्तों, एक कोयले का प्रोजेक्ट क्या करेगा ये आप नहीं समझते, नहीं जानते अभी तक। यानी सिर्फ एक जब कोयले का प्रोजेक्ट लगेगा तो हम तहसील के लिए 25 से 30 लाख रुपए तहसील के लिए तैयार करेंगे, शायद उससे ज्यादा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन, कोई कंपनी नहीं है जो ये बोलती है कि हम लोग प्रोजेक्ट लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, किसानों को उनका इनकम देंगे, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको इनकम देंगे, उनको सब पैसा कमा के देंगे, जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा डाला है उनको उनका पैसा देंगे, और हमारे पास थोड़ा ही रख के पूरा पैसा हम लोग समाज को देंगे। यानी किसानों को अच्छा इनकम, बेरोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बाकी सब चीजें तो है ही जो हमारे प्रोजेक्ट से आने वाली है। उसके अलावा जो कुछ अपने पास रहेगा, जो बचेगा, वो पूरा दे देंगे हम लोग। कौन करेगा ये बताइए? एक अगर प्रोजेक्ट 25-30 लाख रुपए जब तहसील के लिए बनाएगा तो सोचिए किस तरह से 40-50 कोल के प्रोजेक्ट, 40-50 हमारे सीएनजी के प्रोजेक्ट जो हमें कर रहे हैं, क्या करेंगे ये? मैं जब कहता हूं कि सुजलाम सुफलाम राज्य तैयार करना है, दोस्तों इस पे ये बहुत ही कॉन्क्रीट ऐसा प्लान है। ये देखते देखते जब कोल में इतना बड़ा हम लोग काम करेंगे, आप समझ जाएंगे कैसी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है और किस तरह से हम अपने आप को हर दिन बेहतर 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 करते जा रहे हैं। जब इतने सारे प्रोजेक्ट लगेंगे तो कौन सी ऐसी चीज रहेगी, आप बताओ, आपकी तहसील में, जिसके लिए हमें किसी दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर आप वो मंदिरों को सजा सकते हो अपने सोने से, अपने जो कुछ हमने किया इतने साल, इतना सारा पैसा, इतने सारे मंदिर, इतनी सारी सब कुछ, हर चीज में प्रगति। साइंस टेक्नोलॉजी में भारत का हाथ ही नहीं पकड़ सकता। जब हम लोग इतने आगे थे, पूरी दुनिया बहुत पीछे थी इन सब चीजों में। तो हर विषय में इतनी जो प्रगति होती है ना, वो तब होती है जब बच्चों को अच्छा आहार मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, जब आजू बाजू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा होता है। और ये आराम से हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया आज हमारा मार्केट है और पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं काम कर सकता जो हम मिलके और जो हमारा किसान दुनिया के लिए कर सकता है। और जब ये काम करेंगे तो अपने आप हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो आइए एक संकल्प करते हैं विजय का, इस विजयदशमी के, कि हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और ये सभी जो बीमारियां, ये बुराइयां जो सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया के ऊपर है, उसका मिलकर रद्द करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार शाम सर का टेली वेबिनार हमारे दिलो दिमाग पे और सोच पे एक जोरदार प्रहार, धमाकेदार वार। जी हाँ, श्याम सर, कोयला काला है और धरती को खत्म करने वाला है, ये हमने कोलार रायगढ़ पर देखने के बाद भली भांति जाना है। हमारे एमसीएल में आज एक ऊर्जा की लाहौर दौड़ पड़ी है और उसी के सारे कोयले के खिलाफ पूरी एमसीएल की फौज खड़ी है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। एमसीएल आपके नेतृत्व में पूरी दुनिया को कोयले का जवाब देगा, लाजवाब देगा। जी हाँ प्राची मैडम, हर एक गांव में हर एक एमपीपी में सुदर्शन मलिक जो आज जा चुके हैं, वो इस धरती का इतिहास बदल देंगे। एमसीएल ने सबकी नींद उड़ा दी है। जी हाँ, सबकी नींद उड़ा दी है, एमसीएल के पंखों में जान भर दी है और यही जान को लेके आज हमारे सामने हमारा पूरा एमसीएल इंडिया परिवार बैठा है। थैंक यू वेरी मच एमसीएल चैनल पार्टनर्स, एमवीपीज, एमपीओज, एमबीएस, बीडीएस, सीनियर बीडीएस एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एमसीएल इंडिया। हम बड़े फख्र से कहेंगे दशहरा मनाया कोलार में, दिवाली हर तहसील में मनाएंगे। दशहरा मनाया कोलार में, दिवाली हर तहसील में मनाएंगे। कसम है मुझे मेरे तहसील की, जी हाँ कसम है मुझे मेरे तहसील की, एमकोल प्रोजेक्ट वही बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, एंड यस ऑफ कोर्स हम MCL प्रोजेक्ट वही बनाएंगे। धन्यवाद। एंड मैं दोस्तों फिर एक बार आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक शेयर की गई है उस लिंक के ऊपर जाकर आप आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका फीडबैक, आपके जो सुझाव है हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने फिर एक बार एक युवक अगर सोचे तो क्या कर सकता है ये दिखा दिया, और साथ ही साथ हमारा जो इतिहास है, हमारा जो वेद है, इनमें कितनी ताकत है और उससे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, इसकी जो जानकारी हमें दी है, इसके लिए फिर एक बार आप सबकी ओर से मैं प्राची मैडम का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और अब धन्यवाद अदा करने की बारी है उस इंसान की जिन्होंने सपना देखा है इस धरती माँ को बचाने का, इस पर्यावरण को बचाने का, और साथ ही साथ हमारे सभी किसान भाइयों का आत्मसम्मान वापस लाने का, और उन्हें फिर एक बार वही जिंदगी, वही जीवन जीने के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करके देने का। लेकिन उसका जरिया जो है वो है एमकोल, जो हमारे किसान तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे डॉक्टर श्याम गोलब सर की, जिन्होंने ये सपना देखा, जो सिर्फ 250 नहीं बल्कि 5500 तालुकाओं में अगर हम 40 प्रोजेक्ट्स का निर्माण करके पूरे देश की और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसका 10% हम बना के बेचेंगे, और साथ ही साथ उसके फिर तैयार होगा हमारे सारे तालुकाओं में जो सपना हमने देखा है सुजलाम सुफलाम एक राज्य बनाने का, उसकी शुरुआत होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। आपकी इस सोच की वजह से और आपके इस निर्धार की वजह से आज फिर एक बार वो ऊर्जा हम में आई है। धन्यवाद। और थैंक यू कहना चाहूंगा मैं हमारे सारे प्राइम मीडियस, हमारे मीडियस, हमारे सारे MVPs, हमारे सारे MPO, MBS, चैनल पार्टनर्स और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, पूरी MCL फैमिली का मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस मिशन के ऊपर, इस विजन के ऊपर यकीन रखा है और उसे ये पूरा करने के लिए अपनी जी जान से लगे हुए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको जो भी बातें बताई गई है उनके ऊपर अमल कीजिएगा। आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी MCL फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी के साथ मैं फिर एक बार आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, आप अपना, अपने परिवार का और अपने पूरे MCL परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, ये घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। Recording stopped.